गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम सोहन है और आज की वीडियो मैं जीआईबी एस्पिरेंट्स के लिए बना रहा हूँ। और अकाउंटिंग जो हमारा एक मॉड्यूल है उसमें एक चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो चैप्टर है एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी, आसान आसान और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, उसका बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके अकाउंटिंग पढ़ेंगे। देखो, डेप्रिसिएशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। डेप्रिसिएशन क्या होता है हम ये पढ़ेंगे इस वीडियो में। कौन सी एसेट्स पर लगता है, कौन सी एसेट्स पर अप्लाई होता है, डेप्रिसिएशन होता क्यों है, ये पढ़ेंगे। चौथा, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग पढ़ेंगे, हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ेंगे, बोलते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे हम। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। जीआईबी में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। अच्छा, देखो, मैं इस चैप्टर की शुरुआत मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी मैं कोई चैप्टर शुरू करूँगा तो मैं आपकी जो है ना, जो हमारी डे टू डे लाइफ है वहाँ से कनेक्ट करके मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और फिर उस पर मैं अपने जो बेसिक्स हैं, जो कंसेप्ट हैं उनको बिल्ड करूँगा, ठीक है। देखिए, अभी मैं एक मोबाइल खरीद के लाता हूँ, है ना। अभी मैं एक मोबाइल खरीद के लाता हूँ, ठीक है, एक मोबाइल आ गया है। अच्छा, इसकी कीमत है 50,000 रुपये। मैं आज लेकर आया हूँ, ठीक है। मैं अभी आज एक मोबाइल लेकर आया हूँ, उसकी कीमत है 50,000 रुपये। अब मैं क्या करता हूँ, एक साल बाद सोचता हूँ, आफ्टर 1 ईयर, कि हम अब सोचते हैं बातें। अब मेरा इससे मन भर गया है, ठीक है। अब मैं अगर इसको कहीं पे बेचने जाऊँ ना, अगर मैं इसको किसी को बेचूं, तो आप बताइए, क्या इसके मुझे 50,000 रुपये मिलेंगे या उससे कम मिलेंगे, या उससे कम पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो इसकी संभावना क्या श्योर है कि उससे कम पैसे ही मिलेंगे, यानी कि 50,000 में जो मैंने आज खरीदा है, अगर उसको मैं एक साल बाद बेचने जाऊंगा तो मुझे 50,000 से कम पैसे ही कोई देगा। उस फोन को 50,000 से कम में ही कोई खरीदेगा। 2 साल बाद जाऊं मैं, अगर 2 साल बाद, तो एक साल बाद जो पैसे मिल रहे थे उससे भी कम पैसे मिलेंगे अब उससे और भी कम, उससे और भी कम पैसे मिलेंगे, ठीक है, उससे और भी कम पैसे मिलेंगे। तो ये वैल्यू में जो कमी आ रही है ना हमारी एसेट की, इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। कि हमारी जो एसेट है वो डेप्रिसिएट होते हुए जा रही है, उसकी वैल्यू में कमी होते जा रही है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, वैल्यू में कमी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन ये क्यों आ गया होगा, यानी कि वैल्यू में कमी क्यों आ गई होगी। सबसे पहला तो पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, इसको इफ्लक्स ऑफ टाइम भी बोलते हैं, यानी कि समय गुजरने के साथ। अगर मैं आज एक एप्पल का मोबाइल खरीद के बिल्कुल उसको जो है ना सील पैक रख लूं और उसको एक साल बाद बेचूं, तो वो भी कम पैसों में ही बिकेगा। भले ही मैंने उसको यूज़ नहीं किया, वो सील पैक्ड रखा हुआ है अभी भी, लेकिन वो कम पैसों में बिकेगा। तो ये क्यों कम बिक रहा है, क्योंकि इसको खरीदे हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है, एक साल हो गया है। तो उसको क्या बोलते हैं, पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि टाइम गुजरने के बाद भी जो एसेट है उसकी वैल्यू में कमी हो सकती है। दूसरा,
अगर मैंने वो मोबाइल यूज़ किया है ना, तो बाई यूसेज मैंने मोबाइल यूज़ कर लिया है, तो उसको यूज़ करने के बाद में, एसेट को यूज़ करने के बाद में भी उसकी वैल्यू में कमी आती है। यूज़ करने से कमी क्यों आती है? क्योंकि उसमें टूट फूट हो जाती है, यानी कि वियर एंड टीयर, यानी कि टूट फूट हो जाती है। तीसरा, भाई आज जो टेक्नोलॉजी है, 1 साल के बाद जरूरी है कि ये टेक्नोलॉजी रहे? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता रहता है। तो इसलिए कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई होगी, नए कुछ सॉफ्टवेयर्स आ गए होंगे, इसीलिए ये जो मोबाइल है हमने आज जो खरीद के रख लिया है, उसकी वैल्यू में कमी आएगी। ठीक है ना? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, इस वजह से भी हमारी वैल्यू में कमी आ सकती है। देखिए, आज जो मोबाइल मैंने 50,000 का लिया है, हो सकता है कि 1 महीने बाद या 1 साल के बाद उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाए। अगर मैं दुकान से ही खरीदने जाऊंगा, तो क्या पता मुझे वो 40,000 रुपये का मिले। तो अगर मुझे वो 40,000 रुपये का मिलेगा, है ना, अगर मुझे वो शॉप से ही 40,000 रुपये का मिल रहा है, तो मेरे पुराने वाले को कोई 40,000 रुपये का क्यों खरीदेगा या 50,000 रुपये का क्यों खरीदेगा? तो इसलिए भी फॉल इन प्राइस, अगर उसके प्राइस में कमी आ जाएगी तो भी, अगर उसके प्राइस में कमी आ जाएगी तो भी हमारे एसेट की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। तो डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर टाइम ड्यू टू फैक्टर्स लाइक वियर एंड टीयर होगा, यूसेज होगा, एज होगा, या ओब्सोलिसेंस। ओब्सोलिसेंस मीन्स क्या होता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया है, तो जो पुरानी चीज़ है उसका अब कोई यूसेज नहीं रह गया है, तो इसलिए उसकी वैल्यू में कमी आ गई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रीजंस लिखे हैं, रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होते हैं वो मैंने अभी आपको बताए हैं। क्या बताया है? वियर एंड टीयर ड्यू टू एक्सेल एक्चुअल यूसेज, इफ्लक्स ऑफ टाइम, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है इसलिए भी कम, वैल्यू कम हो गई है। कोई एक्सीडेंट हो गया, मान लिया मैंने कोई बिल्डिंग ली थी अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उसमें कोई आग लग गई, तो उस बिल्डिंग की वैल्यू में कमी आ जाती है, डेप्रिसिएशन हो जाता है। फॉल इन द मार्केट प्राइस, अगर मार्केट प्राइस में वैल्यू कम, मार्केट में ही वैल्यू कम हो गई है, मार्केट प्राइस कम हो गया है, तब भी हमारी जो एसेट है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अच्छा, अब फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन देखते हैं, है ना? फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब होता है कि हमें अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करनी है, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए। देखो, जब मैं कोई एक एसेट खरीद कर लाता हूँ, जब मैं कोई एक एसेट खरीद कर लाता हूँ और फिर मुझे उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना है कि कितना डेप्रिसिएशन मैं उस पर लगाऊँ इस साल, तो उसके कई मेथड होते हैं। उन मेथड को अप्लाई करने से पहले हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए। क्या डेटा होना चाहिए? सबसे पहले हमें कॉस्ट पता होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट क्या होती है? कि हमें वो एसेट कितने रुपए में पड़ी। कितने रुपए में पड़ी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट में क्या क्या आता है? हमने जो उसको खरीदा है, परचेज प्राइस। दूसरा, हम उसे फैक्ट्री तक लेके आए हैं ना, तो उसका कोई किराया लगा होगा, फ्रेट लगा होगा, फ्रेट हम उसमें जोड़ देंगे। तीसरा, हमने अगर कोई मशीन मंगाई है, मान लिया, जैसे फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें मशीनें लगती हैं बड़ी बड़ी, तो उनको लगाने से पहले हम वहाँ पे जो ना एक बेस बनाते हैं, तो उस बेस को बनाने में जो भी जो पैसे लगे हैं वो भी हमारे कॉस्ट ऑफ एसेट में ही लगेंगे। यानी कि एसेट को यूज करने लायक बनाने तक जो भी खर्चा होगा उसको हम एसेट की कॉस्ट में जोड़ देते हैं। जैसे मैं एक मशीन लेके आया, तो मैंने सेलर को पैसे दिए। नंबर दो, गाड़ी में लदवाई मैंने, अपनी फैक्ट्री तक लेके आया, तो मैंने किराया दिया, इसको फ्रेट बोलते हैं, तो वो भी मेरी
मशीन की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा। नंबर 3, मैंने वहाँ पे एक बेस बनवाया मशीन को इंस्टॉल कराने के लिए, एक स्ट्रक्चर बनवाया। तो उसमें मेरा जो खर्चा होगा, खर्चे क्या हो सकते हैं भाई, लेबर चार्ज होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होगा, वो जो भी खर्चा आएगा लेबर चार्ज वगैरह मशीन को लगवाने में, जो भी मटेरियल लगेगा, उस सारे खर्चे को हम मशीन की कॉस्ट में जोड़ देते हैं। ठीक है। तो हमें क्या पता होना चाहिए किसी भी एसेट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से पहले, कि उसकी कॉस्ट कितनी है, और कॉस्ट में मैंने बता दिया क्या क्या हमें ऐड करना होता है। नंबर 2, हम एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि मैंने ये मशीन खरीदी है, तो ये कितने साल तक काम करेगी, यूजफुल लाइफ क्या है उसकी, वो एक एस्टिमेशन होता है। मान लिया मैंने सोच लिया कि मैं एक मशीन लेकर आया हूँ, 5 लाख रुपए उसको इंस्टॉल कराने, यानी कि जब मैं यूज़ करूँगा तब तक मेरे खर्च हो गए हैं, तो मेरी कॉस्ट हो गई उसकी 5 लाख रुपए। अब मुझे लगता है कि ये मशीन 10 साल तक काम करेगी। इसको बोलते हैं हम एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है। कितनी मान ली मैंने, 10 ईयर्स मान ली है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या है। नंबर 3, हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्रैप वैल्यू क्या रह जाएगी। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, कि 10 साल के बाद, या जो भी हमारी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है उसके बाद, मैंने तो यहाँ पे 10 साल मान लिया, मान लिया वो 5 साल चलेगी, तो उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या हो गई, 5 साल। तो 5 साल के बाद उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू क्या मतलब, कि वो जो मशीन है या जो भी एसेट है हमारी, इतने की तो बिक जाएगी। जब बिल्कुल भी काम नहीं करेगी तो इतने की तो बिक जाएगी, तो उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, या बोलते हैं रेजिड्यूअल वैल्यू, यानी कि इतने की हमारी वो बिक जाएगी। तो हमें ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए अगर हमें किसी एसेट का हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, द कॉस्ट ऑफ द एसेट हमें पता होनी चाहिए, और एसेट की कॉस्ट में हमें क्या क्या ऐड करना होता है मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, यानी कि ये मशीन हमारे कब तक काम आएगी, ये एसेट हमारे कब तक काम आएगी, कितने साल तक काम आएगी, वो टाइम हमें, एस्टिमेटेड टाइम हमें पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, है ना, अंदाजा होता है हमें कि इतने का बिक जाएगा। ये 3 चीज़ें अगर हमें पता होगी तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है। अब हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के तरीके देखते हैं। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के तरीके देखते हैं। देखो सबसे पहला मेथड होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं SLM, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें क्या होता है, मान लिया मैं एक मशीन लेके आया, उसकी कॉस्ट जो है, मैं एक मशीन लेके आया एसेट। तो जब मैं मशीन बोलता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो आप उसको एसेट समझो। एसेट में सिर्फ मशीनें ही नहीं होती हैं, और भी बहुत सारी एसेट्स हो सकती हैं, जैसे फर्नीचर भी हमारा एसेट है बिजनेस के लिए। ठीक है। तो इसके लिए हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ एसेट। मैंने मान लिया 5 लाख रुपए की कॉस्ट पड़ी है। नंबर 2, यूजफुल लाइफ, इसको एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बोलते हैं। मैंने मान लिया 5 साल है। नंबर 3, स्क्रैप वैल्यू। मैंने बोला कि ये जो मशीन है 5 साल के बाद मैं जब यूज़ भी कर लूँगा, तो उसके बाद भी
ये मान लिया 1 लाख रुपए की बिक जाएगी। ठीक है, क्या मान लिया, 1 लाख रुपए की बिक जाएगी। तो जब हम SLM बोलते हैं या स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बोलते हैं, तो देखो ये 5 साल हो गए हमारे पास, 5 साल। 1, 2, 3, 4 और 5। फर्स्ट ईयर ये हो गया, सेकेंड ईयर ये हो गया, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये 5 साल हमारे पास हो गए। अब हमें डेप्रिसिएशन इन 5 साल में कैलकुलेट करना है। देखो डेप्रिशिएबल वैल्यू क्या है अब हमारी। देखो 5 लाख की पड़ी थी, 1 लाख हमें 5 साल के बाद मिल जाएंगे। तो डेप्रिशिएट हमें कितना करना है, डेप्रिशिएबल वैल्यू हमारी कितनी है, 5 लाख में से 1 लाख घटा देंगे, तो 4 लाख रुपए हमारी डेप्रिशिएबल वैल्यू है। तो अभी 4 लाख यानी कि ये हमारे खर्च हो जाएंगे, एक तरह से समझ लो कि हमारे 4 लाख खर्च हो जाएंगे। लेकिन इन 4 लाख को हमें इन 5 साल में बांटना होता है, इन 5 साल में बांटना होता है। तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करते हैं, इसको इन 5 साल में बराबर बराबर बांट देते हैं। यानी कि 4 लाख हैं, 4 लाख को 5 साल में हमें बांटना है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमारे पास ये 4 साल होता है, एस्टिमेटेड लाइफ अगर 4 साल होती, तो 4 से डिवाइड करते हैं। 10 साल होते तो 10 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, 5 वर्ष तक चलेगी, तो इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हर एक साल में कितना आ जाएगा, 80,000 रुपये। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन है, पहले साल हो जाएगा 80,000 रुपये, दूसरे साल भी 80,000 रुपये, थर्ड ईयर भी 80,000 रुपये, फोर्थ ईयर भी 80,000 रुपये, और फिफ्थ ईयर भी 80,000 रुपये। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करते हैं कि जो खर्चा है हमारा, जिसको हम खर्चा मान रहे हैं डेप्रिशिएबल वैल्यू को, उसको जो ईयर्स हैं, नंबर ऑफ यूजफुल ईयर्स हैं, उसमें बराबर बराबर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो हमारा इसका डेप्रिशिएशन क्या आ गया, फर्स्ट ईयर के लिए डेप्रिशिएशन फॉर फर्स्ट ईयर 80,000, सेकेंड ईयर 80,000, थर्ड ईयर 80,000, फोर्थ ईयर 80,000 एंड फिफ्थ ईयर 80,000। ठीक है। तो इस मेथड को हम दो तीन नाम और देते हैं, फिक्स परसेंटेज ऑन, इस पहले फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड, यानी हमने फिक्स कर दिया है 80,000 रुपये हर साल लगेंगे। दूसरा बोलते हैं फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। देखो 80,000 रुपये अगर ये लग रहा है, तो ओरिजिनल कॉस्ट का कुछ परसेंट है, तो बराबर ही लग रहा है ना। अगर हम बराबर लग रहा है, तो फिक्स्ड परसेंटेज भी हम उसको बोल सकते हैं। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, उसमें ये भी आ सकता है कि जो SLM मेथड होता है, उसमें उसको और कौन कौन से नाम है। जैसे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को हम दूसरा नाम भी देते हैं, क्या है नाम है उसका, SLM। ठीक है। तो देखो अब इस वाले मेथड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मशीनरी, अ मशीनरी वर्थ रुपीज 2 लाख, यानी कि मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, 2 लाख रुपए। एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, तो एक्सपेक्टेड लाइफ, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ कितना, 10 ईयर्स। द डेप्रिसिएशन ऑन इट इज चार्ज एज 20,000 एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन इन्होंने बता दिया कि हर साल केवल 20,000 रुपये लगेगा। हर साल कितना लगेगा, 20,000। तो पहले ही साल में इन्होंने फिक्स कर दिया है, और हर साल बराबर है। तो इसलिए ये कौन सा मेथड हुआ, स्ट्रेट लाइन मेथड।
स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि पहले ही, अभी जो मैंने आपको मेथड बताया था उसमें तीनों चीज़ें थी कि क्या होता है कि पहले ही साल में बता देते हैं कि हर साल इतना इतना लगेगा, बराबर लग रहा है सारा, तो ये SLM मेथड लगेगा। On the same machinery, depreciation at 10% is rupees 20,000 for the first year, 18,000 during the second year. What will be the amount of depreciation for थर्ड ईयर? अब देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले साल 20,000 रुपये लगा है, अगले साल 18,000 रुपये लगा है, वो थर्ड ईयर में वो पूछ रहा है कितना लगेगा। तो ये मेथड हमारा, सबसे पहली बात तो SLM मेथड नहीं लग रहा है। क्या है? SLM मेथड नहीं लग रहा है। चलो, तो ये दूसरा मेथड लग रहा है, उसको हम WDV मेथड बोलते हैं। उससे कैसे कैलकुलेशन करनी होती है मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हमने जो अभी तक पढ़ा है उसका हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमें दिए हुए हैं उनकी हेल्प से। ठीक है, देखो फोर्थ क्वेश्चन हम इसको करते हैं अभी। टू और थर्ड में आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज, देखो डेप्रिसिएशन हम क्यों लगाते हैं, डेप्रिसिएशन हम क्यों लगाते हैं? देखो जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो हम प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करते हैं। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? मान लिया हमने कोई सेल करी है, सेल से पहले हमने परचेज किया होगा सामान, तो परचेज, सेल प्राइस में से परचेज प्राइस घटा देते हैं, जो भी हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो घटा देते हैं। मान लिया हमने कोई अ, सामान 5 लाख रुपए का बेचा है, उसे खरीदा हमने 4 लाख में था, और बाकी के जो एक्सपेंसेस हमारे सेल करने से पहले रहे, मान लिया वो 3 लाख, सॉरी इसको बोलते हैं 30,000 रहे, तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है अभी, इनकम कितनी हुई है इस सेल पे? इस सेल पे हमारी इनकम हुई है अभी 4,70,000 रुपये, सॉरी 70,000 रुपये। 5 लाख में से हमने 4,30,000 रुपये घटाए, तो अभी हमें 70,000 रुपीज़ दिख रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अभी हमें बहुत सारे खर्चे और घटाने होते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी या पावर यूज़ की होगी तो उसका खर्चा घटाना है अभी हमें, हमें एम्प्लॉयज़ की सैलरी घटानी है ना, हमने जो ऑफिस ले रखा है उसका हमें रेंट घटाना है, हमने कहीं से लोन ले रखा होगा उसका इंटरेस्ट दे रहे होंगे, हमने वो भी घटाना है। तो ऐसे बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उन सबको घटाने के बाद जो हमारा बचता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस। देखो जब हम कोई मशीन यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू देखो कम होती जा रही है, मशीन की भी तो वैल्यू कम होती जा रही है ना, तो उसको भी हम मानते हैं ये खर्चा हो रहा है हमारा, है ना। तो उस, जो हमने सेल की है उस सेल को करने में, उस प्रोडक्ट को बनाने में मशीन का भी तो योगदान है, तो जो उसका खर्चा होता है उसको हम डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं, है ना। तो हम डेप्रिसिएशन भी उसमें कम करते हैं, तो जो हमारी इनकम हुई है उसमें से हम डेप्रिसिएशन कम करते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा जब डेप्रिसिएशन एक खर्चा हमने माना है, तो उससे क्या होगा, हमारा जब हमारा खर्चा बढ़ता है तो प्रॉफिट कम होता है। तो जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, प्रॉफिट कम हो जाएगा एक तो, जब प्रॉफिट कम होगा तो उससे हमारा टैक्स भी कम जाएगा, जो इनकम टैक्स है वो भी हमारा कम जाएगा। दो चीज़ें तो हमारी ये हो गई है। थर्ड, जो हमारी एसेट है, देखो एसेट्स कहाँ पे आती हैं, हमारी बैलेंस शीट में आती हैं। एसेट्स कहाँ पे आती हैं? बैलेंस शीट में आती हैं। तो बैलेंस शीट में हमने जो एसेट दिखा रखी है वो मान लिया हमने 10 लाख की दिखा रखी है, लेकिन वो तो हर साल कम हो रही है ना, उसकी वैल्यू तो कम होती जा रही है। तो हमें एक ट्रू पिक्चर नहीं पता चल रही है कि वो एसेट 10 लाख की है या 10 लाख से उसकी वैल्यू कम हो गई, कम हो गई कायदे में। तो बैलेंस शीट में एसेट की ट्रू वैल्यू दिखाने के लिए, ट्रू पिक्चर दिखाने के लिए भी हम डेप्रिसिएशन का यूज करते हैं। तीन वैल्यू, तीन मैंने अभी आपको बता दी कि डेप्रिसिएशन क्यों करते हैं। प्रॉफिट कम होता है डेप्रिसिएशन से, टैक्स भी कम जाता है, और
एसेट की ट्रू पिक्चर पता चलती है ना, हमें फाइनेंशियल्स की ट्रू पिक्चर पता चलती है। चौथा, देखो, जो मशीन खराब हो जाएगी तो हमें उसका रिप्लेसमेंट तो लाना पड़ेगा, अगर हमें बिजनेस चलाना है तो उसका रिप्लेसमेंट लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम फंड बना लेते हैं, उसको सिंकिंग फंड बोलते हैं। तो जितना हमने डेप्रिसिएशन लगाया है उतने ही रुपए का एक हम फंड बना लेते हैं। तो क्या होता है कि जब मशीन हमारी 10 साल या 5 साल के बाद ख़त्म होती है, जब हमें उसको रिप्लेस करना होता है, तो हमारे पास उतना पैसा होता है कि हम उसको एक नई मशीन खरीद लें। तो ये चार हमारी जो बेनिफिट्स होते हैं डेप्रिसिएशन के आते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज टू कैलकुलेट द ट्रू प्रॉफिट्स। ट्रू प्रॉफिट आया ना, क्योंकि ये भी तो मशीन का भी तो खर्चा होता है ना, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमने अगर हटा दिया है तभी तो हमें ट्रू प्रॉफिट पता चला है। दूसरा, टू शो द फाइनेंशियल ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बैलेंस शीट। तो अभी मैंने बताया कि ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बैलेंस शीट की। टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द फिक्स्ड एसेट, ये भी मैंने बताया। जब 4-5 साल बाद या 10 साल बाद हमें मशीन खरीदनी होगी तो हमारे पास उस समय पे पैसा होगा। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवे क्वेश्चन में क्या है, डेप्रिसिएशन अराइजेस बिकॉज ऑफ फुल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट। मैंने बताया था कि अगर एसेट की मार्केट वैल्यू ही कम हो जाएगी तो हमने जो चीज़ें खरीद रखी हैं उनकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। फिजिकल वियर एंड टीयर, यानी कि जो मशीन है उसमें फिजिकल वियर एंड टीयर हो जाए, फिजिकल टूट फुट हो जाए तो भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तीसरा, फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी, और नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो है डेप्रिसिएशन क्यों क्यों होता है, तो डेप्रिसिएशन हमारा होता है फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट, फिजिकल वियर एंड टीयर हो जाएगा तब भी हमारा वो कमी हो जाएगी, और फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी ये हमारा रॉन्ग है। तो ये दोनों जो चीज़ें, दोनों ए और बी हैं, ये हमारी करेक्ट आंसर्स है। अंडर द SLM स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, अमाउंट इंक्रीजेज एवरी ईयर। क्या अमाउंट हर साल बढ़ता है डेप्रिसिएशन का? नहीं। क्या होता है, सेम रहता है। डिक्रीजेज एवरी ईयर, नहीं घटता भी नहीं है। इज कॉन्स्टेंट एवरी ईयर, हर साल हमारा डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो सेम रहेगा, तो इसलिए हमारा आंसर है सी। ठीक है, देखो, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आगे, ये नेक्स्ट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन पे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए, जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार आप रिवाइज कर लो, और फिर जब मैं आगे पढ़ाऊँगा, अगले मैं आपको कंसेप्ट्स पढ़ाऊँगा, उसके बाद हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।